थोड़ा सा समझ। डेलीरियम, डेलीरियम का इमेज मैंने डिस्प्ले किया है, उसमें आप देखिए ये जो व्यक्ति है वो क्या क्या दर्शा रहा है उस व्यक्ति के इमेज में। It's a mental disorder, ma'am. मेंटल डिसऑर्डर, ओके। Like forgetfulness. हाँ, और कोई ऐड करना चाहेगा? और कोई ऐड करना चाहेगा? ऐसे स्टेट में हम भी रहते हैं, जब वर्कलोड हॉस्पिटल के अंदर वार्ड के अंदर बढ़ जाता है तो हम भी ऐसे स्टेट में रहते हैं, है ना। दोनों हाथ सर पे चला जाता है। तो हम कौन से स्टेट पे रहते हैं, कौन सी अवस्था पे रहते हैं हम? क्या करे क्या ना करे वाला, कंफ्यूजन, है ना। कंफ्यूजन रहता है। ये इमेज देख के नहीं लग रहा है वो इंसान कंफ्यूज्ड है, मेंटल स्ट्रेस ले रहा है बहुत ज्यादा? लग रहा है कि नहीं लग रहा? कोई भी रिप्लाई कीजिए। यस मैम। थैंक यू। ओके, तो हम देखते हैं डेलिरियम क्या है। ओके, इसके अंदर व्हाट इज डेलिरियम? डेलिरियम अ न्यूरोसाइकोटिक सिंड्रोम, कॉमन, acute, सीरियस, बट डायग्नोसिस ऑफन मिस्ड, मिसडायग्नोसिस कॉमन, मिसमैनेजमेंट कॉमन। इसका क्या मतलब हुआ? डेलिरियम क्या है? ये एक न्यूरोसाइकोटिक सिंड्रोम है, मतलब इसके अंदर ऑल्टर्ड परसेप्शन, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कंफ्यूजन और सब कुछ मिला के एक न्यूरोसाइकोटिक सिंड्रोम, अ ग्रुप ऑफ डिजीज बन के हम उसको एक सिंगल टर्म में बोलते हैं डेलिरियम। वो कॉमन भी रहता है, कॉमन नॉर्मल, लाइक हमारे डेली लाइफ में भी ऐसे स्टेट में हम आ सकते हैं, थोड़ा सा डेलीरियस स्टेट में चले जाएंगे लेकिन वापस हम रिटेन अपना मेंटल स्टेट कर लेते हैं। अक्यूट मतलब सडन ऑनसेट, सडनली पता नहीं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, उसकी वजह से पेशेंट डिलीरियम में चला गया, है ना। सडन ऑनसेट में हो रहा है। और सीरियस कंसर्न रहता है, सीरियस मतलब कि 6 महीने तक लगातार लगातार पेशेंट को वही सिम्टम्स आ रहे हैं जिससे हमने जिसमें पेशेंट्स ऑल्टर्ड परसेप्शन, ऑल्टर्ड कंफ्यूजन स्टेट में रहेगा। इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आगे पीछे मीन्स अंदर से भी क्या हो रहा है नहीं पता चल रहा है, बाहर से क्या हो रहा है उसके बारे में कोई ओरिएंटेशन नहीं रहेगा, तो वो सीरियस के अंदर टाइप के अंदर आता है। बट इसका डायग्नोसिस बहुत ज्यादा मिस हो जाता है। इसको डायग्नोस कर, बिकॉज डेलीरियम डिप्रेशन डिमेंशिया, है ना। डेलीरियम डिप्रेशन डिमेंशिया, आपने ये टर्म सुना होगा। डिमेंशिया मतलब, कोई भी एक जन बताइए व्हाट इज डिमेंशिया। डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, सुना है ना। डिमेंशिया भूल जाते हैं, भूल जाने, भूलने वाली बीमारी। फिर डिप्रेशन, डिप्रेशन मीन्स पेशेंट का मूड कैसे रहेगा? बहुत ही ज्यादा डाउन रहेगा, सैड रहेगा पेशेंट, डिप्रेशन के अंदर रहने वाला पेशेंट, राइट। तो इसलिए डेल्यूरियम, डिप्रेशन और डिमेंशिया, ये तीनों के बीच में डिफरेंस समझ पाना अर्ली स्टेज में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इसका डायग्नोसिस ऑफन मिस हो जाता है, हमेशा मिस हो जाता है, या फिर उसको मिस डायग्नोस कर देते हैं, मीन्स डिमेंशिया को बोल दिया डिलीरियम है ना। और कॉमनली मिस मैनेजमेंट, अब उसका मैनेजमेंट भी प्रॉपरली नहीं होता है, ये सारे कॉमन है। तो इसलिए हमें पहले पता होना चाहिए कि डिलीरियम होता क्या है, राइट। सो इसके अंदर डिलीरियम के अंदर क्या क्या आता है? ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉग्निशन, इनएबिलिटी टू होल्ड अटेंशन। ये तीनों चीजें मिलके अगर वो फ्लक्चुएशन बिटवीन द नॉर्मल स्टेट, अबनॉर्मल स्टेट एंड लूसिड स्टेट विद इन 24 आवर्स, मीन्स एक एक व्यक्ति को जब उसका जो कॉन्शियसनेस है ना, मतलब वो किस अवस्था में है वो, और उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है मीन्स अंदरूनी और बाहर वाला, लाइक जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर टाइम, प्लेस और पर्सन, पर्सन से ओरिएंटेड है इंसान, हम पूछते हैं ना पेशेंट से, क्या पूछते हैं हम? पहले ये पूछते हैं कि आपको पता है आज कौन सा दिन है, आप कहाँ आए हो, किसके साथ आए हो, तो वो ओरिएंटेड है कि नहीं वो पता करने के लिए हम पूछते हैं, राइट। सो ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर उस व्यक्ति को पता है
कि लाइक नहीं पता कि इंटरनल मींस किससे बात कर रहे हैं, कहाँ पे पहुंचे, उस सराउंडिंग के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, मतलब अवेयर ही नहीं है वो बंदा, तो उसको बोलते हैं ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब उसका विवेक वो यूज नहीं कर पा रहा है, बुद्धि विवेक हम बोलते हैं ना, वो यूज नहीं कर पा रहे हैं। फिर इनएबिलिटी टू होल्ड अटेंशन, अब अटेंशन भी नहीं, लाइक कोई अगर उससे कुछ पूछ रहा है तो वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, ना रिप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये सारी तीनों चीजों को मेनली फोकस करते हैं। अगर ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रहेगा, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉग्निशन रहेगा, या इनएबिलिटी टू होल्ड अटेंशन रहेगा, या ऐसे इन स्टेट्स के बीच में एक अबनॉर्मल स्टेट 24 घंटे तक अगर रहेगा, तो हम इसको कंफर्मली बोल सकते हैं कि डेल्यूरियम है। ओके, सो कौन बताएगा डेल्यूरियम के अंदर क्या है? कोई भी एक जन बताइए, ऑलरेडी डिस्प्लेड है, स्क्रीन आपको दिख रहा है ना? Altered level of consciousness, वेरी गुड। cognition and attention. ओके, इनएबिलिटी टू होल्ड अटेंशन है ना, अटेंशन नहीं दे पाना। ओके, तो ये होता है डेल्यूरियम। अब वाई, व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड वाई, क्या चीज इंपॉर्टेंट है और ये डेल्यूरियम क्यों इंपॉर्टेंट है और किस लिए, है ना? तो उसका है कि अर्ली डायग्नोसिस, अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करेंगे तो डेल्यूरियम का जो इम्पैक्ट है उस पर्सन के ऊपर वो हम कम कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉज, मतलब किस कारण से उस व्यक्ति को डेल्यूरियम हो रहा है, वो कारण पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट, अब जो हमने कारण पता किया है, अगर उसका हमने प्रॉपर मैनेजमेंट किया, प्रिवेंशन किया, तो हम उस पेशेंट का या व्यक्ति का डेल्यूरियम स्टेट को हम हटा सकते हैं, राइट? देन ये एक मेडिकल इमरजेंसी भी है, क्योंकि डेलीरियम कैन कॉज इवन मोर्टेलिटी, इट इज एसोसिएटेड विथ मोर्टेलिटी ऑल्सो, बिकॉज पेशेंट को कुछ नहीं पता, वो उठ के एकदम से लेटा, रात के टाइम उठा, बड़बड़ाया, इधर उधर भागा, भागने के चक्कर में पता चला कहीं पे लग गया और वहीं पे एक्सपायर हो गया, है ना? तो ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं कि वो बेचैनी के कारण वो पेशेंट इधर उधर कुछ भी बोल बोल के, उसको नहीं पता कहाँ पर है, वो काइंड ऑफ रेस्टलेसनेस सब कुछ शो करेगा, है ना? तो उन सबका एक पर्टिकुलर ये पता होना चाहिए कि हम डिफरेंशिएट कैसे करें, है ना? तो इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अर्ली डायग्नोसिस करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉज बहुत जरूरी है, देन मैनेजमेंट पार्ट बहुत जरूरी है, एक मेडिकल इमरजेंसी है, इट कैन बी एसोसिएटेड विथ मोर्टेलिटी ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इसके टाइप्स, डेलिरियम के टाइप्स क्या क्या है? क्लिनिकल सब टाइप्स है, हाइपर एक्टिव, हाइपो एक्टिव या फिर मिक्स्ड, है ना? हाइपर एक्टिव हमें पता है क्या है, हाइपर एक्टिव मतलब डेल्यूरियम वाला जो व्यक्ति रहेगा वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहेगा, एजिटेशन में रहेगा, हैलुसिनेशन और मायोक्लोनस, मतलब कंफ्यूज रहने का मतलब आपको पता है ना, कंफ्यूज मतलब उसको नहीं पता क्या चीज है क्या नहीं है, कहाँ जाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना खाना है, कुछ नहीं पता। एजिटेशन मतलब एक काइंड ऑफ बेचैनी रहेगा पेशेंट को, है ना? और हैलुसिनेशन मतलब उसको, हैलुसिनेशन मतलब कि कई टाइप के हो सकते हैं, एक चीज नहीं है लेकिन उसके प्रेजेंस में भी बोलते हैं कि वो चीज है ना? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलुसिनेशन हो सकता है। देन मायोक्लोनस मतलब हाथ पैर इधर उधर झटक रहा है, मार रहा है ना? तो हाइपर एक्टिव रहेगा, इसलिए उसका एक टाइप है हाइपर एक्टिव। देन हाइपो एक्टिव, अगर हमने हाइपर और हाइपो में समझ लिया तो मिक्स समझना इजी रहेगा। हाइपो एक्टिव मतलब बिल्कुल सैड स्टेट है ना? सैड मतलब हम उसको डिप्रेशन तो नहीं बोलेंगे, इसलिए इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत डिफरेंस है, मतलब समझ में नहीं आता है कि डेल्यूरियम में है कि पेशेंट डिप्रेशन में है। तो हाइपो एक्टिव में क्या रहेगा, कंफ्यूज स्टेट में रहेगा, सोमनेलेंस रहेगा और विड्रॉन रहेगा, मतलब कंफ्यूज, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेगा और नहीं पता कि क्या चीज में क्या रिलेशन है, कुछ नहीं पता, एकदम नम होके एक कोने में बैठा रहेगा और विड्रॉन रहेगा, बिल्कुल सोशली कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा, खाना पीना कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम सैड, बोलते कोने में एक बिल्कुल निर्जीव इंसान की तरह बैठा रहेगा, राइट? सो हाइपर एक्टिव और हाइपो एक्टिव अगर आपने समझ लिया तो मिक्स्ड मतलब दोनों के बीच का एक फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, कभी बहुत हाइपर एक्टिव है, कभी हाइपो एक्टिव है, शांत बैठा हुआ है ना? तो दोनों का मिक्स आता है, तो वो फ्लक्चुएशन बिटवीन द हाइपर एंड हाइपो, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स, राइट? सो हाइपर एक्टिव है, मिक्स्ड है और हाइपो एक्टिव है, राइट? क्लियर है? समझ में आया? कोई भी रिप्लाई करिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग का वीडियो भी ऑफ है ना, तो इसलिए ऐसे लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा है। ओके, एटलीस्ट रिप्लाई कीजिए, मैसेज में कीजिए, चैट बॉक्स में कीजिए या फिर
अनम्यूट करके बोलिए, राइट? ओके, Okay, सो ma'am. इसका डीएसएम वी क्राइटेरिया जब हमने साइकेट्रिक पढ़ा था तो हमने पढ़ा था क्राइटेरिया से, आईसीडी क्राइटेरिया, है ना? तो वैसे ही एक डीएसएम मतलब कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, हाँ, उसके हिसाब से उसका फिफ्थ क्राइटेरिया के हिसाब से डिस्टर्बेंस इन अटेंशन एंड अवेयरनेस मींस जो मेंटल डिसऑर्डर का जो डाटा बोलता है, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन ये बोलता है ये सिम्टम्स वाले पेशेंट्स कैटेगरी 5, डीएसएम कैटेगरी 5 में आता है। कौन कौन से सिम्टम्स? डिस्टर्बेंस इन अटेंशन एंड अवेयरनेस, मतलब पेशेंट कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, कोई अवेयरनेस नहीं है सराउंडिंग के बारे में, खुद के बारे में, वो कंप्लीटली डिस्टर्ब रहेगा। देन अब्रप्ट ऑनसेट और आवर्स टू डेज विद फ्लक्चुएशन इन सिवियरिटी ऑफ सिम्टम, मतलब इनिशियली बस वो उठ के बैठा लेटा ऐसे उलट पुलट के रात भर निकाल लिया, अगले दिन वही चीज कंटिन्यू हुआ, वो दिन में भी कंटिन्यू हुआ, ऐसे सेवरल घंटे निकल गए, दिन निकल गए, है ना? तो उसका जो सिम्टम्स है वो सिवियरिटी पकड़ रहा है, मतलब वो सिम्टम्स बहुत ज्यादा वर्सन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी वो डीएसएम 5 क्राइटेरिया के अंदर वो डिलीरियस स्टेट के अंदर पेशेंट आएगा। देन चेंज इन कोग्निशन दैट इज डिस्टर्बेंस इन ओरिएंटेशन, परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन एंड मेमोरी। चेंज इन कोग्निशन मतलब उसकी जो बुद्धि विवेक यूज करने की जो क्षमता है वो भी चेंज हो जाता है, हाँ? तो इसमें पेशेंट क्या रहेगा? ओरिएंटेड नहीं रहेगा, टाइम प्लेस पर्सन में कोई ओरिएंटेशन नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं है, क्या क्या चीज क्या दिख रहा है, कौन सामने खड़ा है, कुछ भी नहीं पता, रिलेशंस कुछ भी नहीं पता, मीन इंटरप्रिटेशन, इवन मेमोरी कुछ भी बोलने या सुनने ऐसे लायक ही नहीं है, मेमोरी भी उसकी बिल्कुल खराब होने लगी है ना, चेंजेस होने लगे हैं। तो उसके बाद नॉट बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अदर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। अब ये कंप्लीटली हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है कि कुछ कोई और है, तो वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। Then evidence of medical condition judged to be etiologically related to disturbances means अब क्राइटेरिया में उन लोगों को भी शामिल किया गया है जिनका मेडिकल कंडीशन का एविडेंस है, पर हम उसका जो कॉज है, उस मेडिकल कंडीशन के जो पॉजिटिव फैक्टर्स है उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं, है ना? मतलब अब मान लो एक पेशेंट को हेड इंजरी हो गया, अब हेड इंजरी की वजह से भी पेशेंट को डिलीरियम स्टेट में जा सकते हैं, राइट? इवन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट भी डिलीरियम स्टेट में जा सकते हैं, राइट? तो ऐसे कंडीशन, या फिर पेशेंट को सीए पैनक्रियास है, अब सीए पैनक्रियास की वजह से हो सकता है उस मेडिकल कंडीशन की वजह से पेशेंट को डिलीरियम स्टेट में जाना पड़े। तो ऐसे क्राइटेरियाज 5 क्राइटेरियाज बनाए गए हैं जिसमें हमें ये पता चलेगा कि वो पेशेंट डिमेंशिया के अंदर आता है, राइट? तो इसके अंदर मेनली जो डीएसएम 5 क्राइटेरिया अगर सिंपली बोले तो पेशेंट में अटेंशन नहीं है, पेशेंट को कोई भी मींस अटेंशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, के साथ इधर कोई है, इधर बच्चा है उसका कोई साथी है? प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, सो इसके अंदर कंप्लीटली अगर हम डीएसएम 5 बोले तो अटेंशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, डिक्रीज्ड एबिलिटी टू डायरेक्ट फोकस डिसेबिलिटी है, और इवन रिड्यूस्ड ओरिएंटेशन टू द एनवायरनमेंट। आपस का जो एनवायरनमेंट जहाँ पे पेशेंट खड़ा है उनको पता ही नहीं क्या है, कैसा क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। तो ये सारे 5 क्राइटेरिया डीएसएम के अंदर आते हैं। ओके, सो ये डिटेल्ड है। बोला गया है कि डिस्टर्बेंस इन अटेंशन दैट इज रिड्यूस्ड एबिलिटी टू डायरेक्ट फोकस सस्टेन एंड शिफ्ट अटेंशन, मतलब अगर बोलते ना कि एक ही चीज को देखते रहे स्टेयर करके हुए, मतलब घूर घूर के देख रहे हैं, हाँ, और हम नॉर्मल इंसान अगर कुछ भी अगर वहां पे रोल कर रहा हो, नीचे कुछ भी क्रॉल कर रहा हो, वो घूर घूर के देखेगा वो क्या है। लेकिन ये पेशेंट, डिलीरियम वाले पेशेंट को कोई परवाही नहीं है, कुछ भी रहेगा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें फोकस नहीं कर पा रहे हैं वो लोग डायरेक्टली, है ना? और अवेयरनेस नहीं है, ओरिएंटेशन टू एनवायरनमेंट नहीं है। देन डिस्टर्बेंस डेवलप ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, रिप्रेजेंट अ चेंज फ्रॉम बेसलाइन अटेंशन एंड अवेयरनेस एंड टेंड टू फ्लक्चुएट इन सिवियरिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ डे। मतलब जैसे मैंने बोला कि सिम्टम्स इनिशियली
धीरे 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 उस सिम्टम्स का जो बोलते हैं ना सिम्टम सिवियर होने लगता है, बहुत ज्यादा पता चला कि एक दिन रेस्टलेसनेस दिखाया, इधर दूसरे दिन इधर उधर उठ के भाग रहा है पेशेंट, है ना, कोई जो बात कर रहा है हमें नहीं पता कैसे बोल रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई जो भी बात कर रहा है उस पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है, है ना। तो ऐसे स्टेट में भी पेशेंट रहता है। एंड एडिशनल डिस्टर्बेंस इन कॉग्निशन, अब मैंने ऑलरेडी कहा कि मेमोरी इम्पेयरमेंट रहेगा, डेफिसिट रहेगा, लैंग्वेज भी प्रॉपर नहीं रहेगा, पेशेंट क्या बोल रहा है हमें नहीं पता, नहीं समझ में आता, इवन परसेप्शन भी ढंग का नहीं रहेगा, राइट। सो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है डी, डिस्टर्बेंस इन क्राइटेरिया ए एंड सी एंड आर नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर, मींस ऑलरेडी कहा कि न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर के अंदर भी पेशेंट को मींस सिवियरली रिड्यूस लेवल ऑफ अराउसल, मींस पेशेंट को नहीं पता कि वो कहाँ है, कैसा है, किस कंडीशन में है, आपस एनवायरनमेंट उसका कैसा है, कौन उसके साथ खड़ा है, कुछ भी नहीं पता, है ना, ऐसे अवस्था में रहता है पेशेंट। वैसे ही मेडिकल कंडीशन की वजह से भी है, वो लास्ट पॉइंट जो बोला है, अगर कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से जो कॉज हो रहा है उसमें भी हम इस क्राइटेरिया के अंदर DSM क्राइटेरिया में शामिल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट व्हाट डज DSM-5 डायग्नोसिस मीन्स। DSM-5 डायग्नोसिस का मतलब क्या है? दैट इज इट्स अ मैनुअल फॉर द असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड डज नॉट इंक्लूड इंफॉर्मेशन और गाइडलाइंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसऑर्डर दैट इज सेट डिटरमाइनिंग एन एक्यूरेट डायग्नोसिस is the first step forward. Being able to appropriately treat any medical condition and mental disorders are no exception, right? ये DSM-5 के अंदर क्या है, ये एक मैनुअल असेसमेंट है जिसमें हम मेंटल डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस, उसके गाइडलाइंस, कैसे ट्रीट करना चाहिए एक डिसऑर्डर को, मींस कैसे ट्रीट करना चाहिए वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैनुअल असेसमेंट कैसे करना चाहिए, डायग्नोसिस कैसे करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल दे रखा है। वो ये 5 क्राइटेरिया के थ्रू करते हैं, राइट। तो ये DSM-5 एक मैनुअल असेसमेंट टूल है, इतना बस याद रखिए। नेक्स्ट, डेलिरियम के टाइप्स, जैसे मैंने कहा हाइपर एक्टिव, हाइपो एक्टिव। हाइपर एक्टिव में पेशेंट को कुछ नहीं पता, इधर उधर झपकता, उठता, बैठता, रेस्टलेस होके जाता फिरेगा, राइट। हाइपो एक्टिव में एक ही जगह पे चुपचाप बैठा रहेगा। अब जैसे मैंने कहा डेल्यूरियम, डिमेंशिया, डिप्रेशन, अब तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर हम तीनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे तो ही हम जल्दी से जल्दी डेल्यूरियम को डायग्नोसिस कर पाएंगे, राइट। सो इसके अंदर डेल्यूरियम में क्या होता है, ऑनसेट दैट इज अक्यूट, आवर्स टू डेज, मींस अक्यूट मींस सडन ऑनसेट, राइट। देन डिमेंशिया, पहले हम अक्यूट देख लेते हैं, राइट, डिमेंशिया देख लेते हैं। तो डिमेंशिया के अंदर ऑनसेट अक्यूट टू आवर्स टू डेज रहता है। कोर्स क्या होता है इसका, फ्लक्चुएटिंग रहता है, मींस पहले दिन में उसको बहुत रेस्टलेसनेस था, कंफ्यूजन था, नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा इधर उधर भागने लगा, उठ के दौड़ने लगा, ऐसे कंडीशन में भी जा सकता है। देन ड्यूरेशन कैसे रहेगा, आवर्स टू वीक्स रहेगा, मींस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कॉन्शियसनेस बिल्कुल ऑल्टर्ड रहेगा, अटेंशन इम्पेयर्ड रहेगा, साइकोमोटर चेंजेस बहुत ज्यादा इंक्रीज भी रह सकता है, डिक्रीज भी रह सकता है, हाइपर एक्टिव भी रह सकता है, हाइपो एक्टिव भी रह सकता है। रिवर्सिबिलिटी यूजुअली हो सकता है, हम रिवर्स कर सकते हैं कंडीशन को। पर डिमेंशिया के अंदर क्या होता है, ऑनसेट इंसिडियस, मंथ्स टू ईयर्स। डिमेंशिया स्लो प्रोग्रेसिंग रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है। डिमेंशिया ब्रेन के अंदर जो मीन स्ट्रक्चरल या केमिकल वेरिएशन की वजह से हो सकता है, राइट। सो कोर्सेस में क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। बोलते हैं ना ओल्ड एज में डिमेंशिया का जो सिम्टम्स है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। देन ड्यूरेशन मंथ्स टू ईयर्स रहता है। कॉन्शियसनेस यूजुअली क्लियर रहता है, यूजुअली पेशेंट कॉन्शियस रहता है लेकिन कुछ चीजें भूल जाता है, राइट। देन अटेंशन नॉर्मल है, बट सीवियर डिमेंशिया में नहीं है अटेंशन। साइकोमोटर चेंजेस ऑफर नॉर्मल है। रिवर्सिबिलिटी, डिमेंशिया इज इरिवर्सिबल, एक बार भूलने की बीमारी हो जाती है तो उसको रिवर्सल नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो ब्रेन के फंक्शनल डिसेबिलिटी की वजह से हो रहा है, राइट। देन डिप्रेशन कैसा है, हमने सुना है ना, बहुत बार सुना है, पेशेंट डिप्रेशन में चला गया, साइकोलॉजी में हमने पढ़ा है, देखा भी ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल शांत एक कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं, राइट। सो डिप्रेशन में क्या है, ऑनसेट अक्यूट और इंसिडियस, वीक्स टू मंथ्स, मींस सडन भी हो सकता है। जैसे कि सडन कैसे होगा,
कोई चाहने वाला एक्सपायर हो गया है ना, या कुछ चाहने वाले का गलत इंफॉर्मेशन सुन लिया कि एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में हम वो स्ट्रेस और उस सब की वजह से डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ऑनसेट इसका अक्यूट वीक्स टू मंथ्स रहेगा, कोर्स में बी क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब 6 महीने से अगर ज्यादा रहेगा तो वो प्रोग्रेसिव भी रहेगा। देन ड्यूरेशन मंथ्स टू ईयर लगेगा, कॉन्शियसनेस क्लियर रहेगा, अटेंशन में भी डिक्रीज्ड, डिमेंशिया डिप्रेशन के अंदर अटेंशन डिक्रीज हो जाता है ना, पेशेंट एक कोने में, सोशलाइजेशन कुछ नहीं होता है, सैड एकदम शांत बैठा रहता है। देन साइकोमोटर चेंजेस लोड धीरे रहता है एंड इज इन सीवियर केसेस। देन रिवर्सिबिलिटी यूजुअल हो सकता है, मींस डिप्रेशन से अगर बाहर आ गया तो नॉर्मल डेली लाइफ में एडजस्ट हो जाएगा, अगर नहीं आया तो वो फिर साइकोटिक प्रॉब्लम्स में चला जाएगा, राइट। तो ऐसे में ये तीनों के बीच में डिफरेंस समझना चाहिए, तभी हम अर्ली डेल्यूरियम को डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। देन रिस्क, डेल्यूरियस पेशेंट पोज अ पोटेंशियल मेडिको लीगल रिस्क। क्यों, कोई बता सकता है? Delirious patient pose a potential medico-legal risk. कोई बता सकता है? ऑलरेडी डिस्प्लेड है लेकिन थोड़ा समझ के बता सकता है कोई? पेशेंट के ध्यान में कुछ नहीं रहता, वो कुछ भी कर सकता है। वेरी गुड। और गिर के हाथ पैर भी तोड़ सकता है अपना, है ना, है ना? यस यस। ऐसे पेशेंट को मेडिको लीगल रिस्क रहता है, मतलब मेडिकली लीगल लॉस रिलेटेड रिस्क रहता है, तो इसलिए मतलब पेशेंट्स के राइट्स और प्राइवेसी वगैरह इंश्योर, ऑटोनॉमी को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो लेकिन डेल्यूरियम स्टेट में हमसे ऐसे सब कैसे फॉलो कर सकते हैं? अपने आप को भी सेव करना है, पेशेंट को भी करना है, तो कैसे करेंगे? थ्रू इन्फॉर्म्ड कंसर्न, रिस्क टू एस्केप, पेशेंट भाग सकता है, एग्रेसिव बिहेवियर, हाइपर एक्टिव है तो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर सकता है, एंड रिस्क फॉर फॉल और सेल्फ इंजरी, इवन खुद भी गिर सकता है, दूसरों को भी गिरा सकता है, या खुद से इंजोर भी हो सकता है, राइट। देन क्लिनिकल फीचर्स, अब आप लोग खुद ही बताइए क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स एक डिलीरियम वाला पेशेंट शो कर सकता है या शो करता है? ऑलरेडी डेफिनेशन में 3 चीजें बोला था, क्या क्या बोला था? हमने डेफिनेशन में 3 चीजें देखा था, क्या? मैम कॉन्शियसनेस, हाँ, altered level of some altered consciousness, level of consciousness and altered level of awareness, awareness or inability to concentrate. inability to concentrate. ओके, सो सबसे पहला फीचर ही आ गया, पुअर कंसंट्रेशन। पेशेंट को एक चीज में कंसंट्रेशन नहीं है, सब देखना है, ये भी देखना है, वो भी देखना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा वाला कंडीशन। देन इम्पेयरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब अभी क्या किया या अभी सुबह क्या खाया, पूछा नहीं पता, कंफ्यूज्ड, हो सकता है मैंने कुछ भी खाया हो, पता नहीं, कुछ भी बोल सकता है, राइट। सुबह क्या खाया, दोपहर को पूछेंगे नहीं समझ में आ रहा, तो इम्पेयरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी रह सकता है। डिसओरिएंटेशन, ओरिएंटेड नहीं है टाइम प्लेस पर्सन से, आज कौन सामने खड़ा है, रिश्तेदार खड़ा है, बेटा खड़ा है, बेटी खड़ी है, नहीं पता, कुछ नहीं पता, डिसओरिएंटेड रहेगा। देन मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन मतलब गलत धारणा, है ना, गलत धारणा हो सकती है, गलत फहमी हो सकती है। देन पैरानॉइड डिल्यूजन्स रह सकता है। डिल्यूजन्स लाइक पैरानॉइड डिल्यूजन्स मतलब कि कोई चीज अगर है उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, राइट। मतलब कि जैसे कि एक रस्सी पड़ी है, उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया कि ये सांप है ना, और ऐसा, या फिर ऐसे बोल दिया कि देखो मुझे वहां से सांप दिखता हुआ दिख रहा है ना, या देखो वो चीज जो पड़ा है वो सांप है, ऐसे बोलेगा, राइट। तो पैरानॉइड डिल्यूजन्स रहेंगे। देन हैलुसिनेशंस रहेगा। हैलुसिनेशंस कैन बी मतलब एक चीज नहीं है, उस स्टिमुलस के एब्सेंस में भी बोलता है कि वो है, मतलब क्या हुआ, देखो मैं वहां पे देख रहा हूँ भगवान खड़ा है, और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, तो वो हैलुसिनेशन में आ गया। या देखो मुझे बेल की आवाज सुनाई दे रही है, वो ऑडिटरी हैलुसिनेशन में आ गया कि बहुत सारी आवाजें मुझे सुनाई दे रही है। पेशेंट आपको बोलते हैं ना, जब आप साइकेट्रिक यूनिट्स में गए होंगे तब पेशेंट बोलते हैं कि मुझे बेल सुनाई दे रहा है, देखो मुझे कोई बुला रहा है ना, लेकिन आप आगे आगे पीछे सब देखेंगे कोई नहीं है, तो वो हैलुसिनेशन में आ जाता है। देन रैम्बलिंग इनकोहेरेंट स्पीच, मतलब जो पेशेंट बोल रहा है
वो क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्लियर में हो क्या रहा है, पेशेंट बोल क्या रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा जो बात कर रहा है उसका, राइट। तो रैम्बलिंग इनकोहेरेंट स्पीच रहेगा, एजिटेशन रहेगा, झिझक रहेगी, देन नॉइजी एंड एग्रेसिव बिहेवियर, बहुत ज्यादा शोर भी मचा सकता है या एग्रेसिव बिहेवियर भी शो कर सकता है। तो ये सारे फीचर्स डिफरेंशिएट करता है कि हम आइडेंटिफाई कर सके डिलीरियम क्या है ना। एक डिलीरियम वाले पेशेंट को, डिलीरियम के पेशेंट को हमें क्या क्या फाइंडिंग्स समझ में आनी चाहिए, क्या क्या फाइंडिंग्स पेशेंट शो करना चाहिए, वो ये सारे पॉइंट्स है, राइट। क्या क्या है, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, इम्पेयरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, डिसोरिएंटेशन, मिसइंटरप्रिटेशन, पैरानॉइड डिल्यूजन, hallucination, rambling incoherent speech, agitation and noisy aggressive behavior. ओके अगला अर्ली साइंस ऑफन मिस्टेकन एज। अब अर्ली साइंस, जो शुरुआती साइंस जो हम नॉर्मली मिस्टेकन करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, डिमेंशिया। मतलब पेशेंट एंजाइटी मतलब क्या हुआ, पेशेंट बहुत ज्यादा कोई चीज को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, कोई चीज को लेके बहुत ही ज्यादा मीन्स उत्तेजना से उसके पीछे ही पड़ गया उस चीज के ऊपर कि ये क्या है, ये कैसे हुआ, किस लिए हुआ, है ना। तो वो एक एंजाइटी को बढ़ाता है। देन डिप्रेशन को भी मिस्टेकन करते हैं कि वो डिलीरियम है, या डिलीरियम को तो डिप्रेशन मतलब हमने हाइपो एक्टिव देखा ना, हाइपो एक्टिव वाले को वो डिप्रेशन में भी जा सकता है वो पेशेंट, बट हमें उसके फीचर्स अगर पता हो कि वो पेशेंट अगर ये सिम्टम शो कर रहा है, बहुत ज्यादा चुप बैठा हुआ है, कुछ बात नहीं कर रहा है, कंफ्यूज स्टेट में है, सैड है, तो उस कंडीशन में हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन साइकोसिस मतलब हैलुसिनेशन और डिल्यूजन सबको, डिप्रेशन को मिला के अगर वो 6 महीने तक पेशेंट में रहे तो उसको हम साइकोसिस बोलते हैं, राइट। तो साइकोसिस के अंदर ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, वो एक छोटा सा, साइकोसिस बड़ा भाग है, डिल्यूरियम छोटा सा भाग है, जिसके अंदर हमें अगर की फीचर समझ में आ गया तो डिल्यूरियम और साइकोसिस के बीच में क्या डिफरेंस है समझ में आ जाएगा, राइट। देन डिमेंशिया मीन्स ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर, राइट। सो इसमें भूलने की, लॉस ऑफ मेमोरी वगैरह आ जाता है, लेकिन डिल्यूरियम के अंदर लॉस ऑफ मेमोरी हम नहीं बोल सकते हैं क्या? डिल्यूरियम में लॉस ऑफ मेमोरी होगा क्या? शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। ये डिमेंशिया लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव है, जिसे हम रिवर्स ही नहीं कर सकते, है ना, राइट। अब डिलीरियम इम्पैक्ट्स पेशेंट, फैमिली एंड हेल्थ केयर टीम। अब डिलीरियम अगर पेशेंट को हो रहा है तो किस किस को प्रभावित कर रहा है? पेशेंट को, खुद को, फैमिली को, हेल्थ केयर टीम को, है ना। कितना परसेंट इफेक्ट कर रहा है? 28% to 83%, रिवर्सिबल इन लेस देन 50% केसेस, अफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पेयर कर रहा है, मीन्स पेशेंट का सारा टोटल केयर बोलते हैं ना हम, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, सोशल, सारे एस्पेक्ट्स को टच करेंगे तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है, लेकिन ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इफेक्ट कर रहा है। देन इंक्रीजेस मॉर्बिडिटी एंड हॉस्पिटल स्टे। आप डिलीरियम वाले पेशेंट को इवन अदर डिजीज कंडीशन में को भी बढ़ावा दे सकता है, इवन हॉस्पिटल स्टे भी ज्यादा दिन तक रह सकता है। देन डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट डिफिकल्ट। इसका जो डिलीरियम का डायग्नोसिस है, क्योंकि डिलीरियम भी एक जैसा लग रहा है, डिमेंशिया भी एक जैसा लग रहा है, डिप्रेशन भी एक जैसा लग रहा है, तो इसका डायग्नोसिस थोड़ा डिले हो जाता है। देन मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पेशेंट को। अब हाइपर एक्टिव वाला पेशेंट है, इधर उधर उठ के भाग रहा है, उसको रिस्टेन कर सकते हैं क्या हम? कोई भी एक जन बताइए, अगर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है हम उसे रिस्टेन कर सकते हैं क्या? थोड़ा मुश्किल होगा मैम। मुश्किल होगा, लेकिन रिस्टेन करने के लिए भी डॉक्टर्स ऑर्डर होना चाहिए। बिना डॉक्टर के ऑर्डर के हम रिस्टेन भी नहीं कर सकते, और हम रिस्टेन अगर कर रहे हैं तो रिस्टेन के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या फिर इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है जो हमें देखना है। लाइक हर 2 घंटे में जाके उस जहाँ पे हमने रिस्टेन, जैसे वेस्ट को रिस्टेन किया है तो वेस्ट को जाके देखना पड़ेगा, है ना। एल्बो को किया है तो एल्बो को जाके देखना पड़ेगा कि हर 2 घंटे में उसमें सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसका मैनेजमेंट भी बहुत डिफिकल्ट है। देन एस्केलेट्स डिस्ट्रेस, ये डिस्ट्रेस को भी और ज्यादा बढ़ावा देता है, राइट। सो ये डिलीरियम अगर होता है तो वो पेशेंट को, फैमिली को, हेल्थ केयर टीम सबको इफेक्ट करता है, राइट। इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट रहता है।
मैं एक अपना रीसेंट एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक पेशेंट था सीए टंग वाला। उस पेशेंट को बहुत ज्यादा अल्कोहलिक था, अल्कोहलिक एडिक्शन था। तो बहुत दिनों से डिजीज कंडीशन, बिकॉज उसको हेमेटोमेसिस हो रहा था, मींस वॉमिटिंग, ब्लड इन वॉमिटिंग हो रहा था। तो पेशेंट जो है वो क्रेविंग विड्रॉल स्टेट में था, मींस अल्कोहल नहीं मिल रहा है, घर पे था तो पी रहा था, यहाँ एडमिशन हो गया तो पी नहीं पा रहा है। तो बहुत ज्यादा उसको एक काइंड ऑफ उठना बैठना जाना थूकना चलना फिरना बहुत ज्यादा बेचैन था। उस पेशेंट को हमने कैसे मैनेज किया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है समझाना भी, बिकॉज उसको ऑलरेडी एक इन्फ्यूजन चल रहा था हैलोपेरिडोल, लेकिन फिर भी पेशेंट इतना बेचैन था कि वो उठ के तब भी भाग रहा है। अब उस सिचुएशन में हम बिना डॉक्टर्स ऑर्डर के रिस्ट्रेन भी नहीं कर सकते, है ना। तो उस कंडीशन को मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। देन डिलीरियम और कॉम्प्लिकेशंस। डिलीरियम के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है। फंक्शनल डिक्लाइन मींस उसका जो जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज है उसमें डिक्लाइन हो जाता है, उसको इवन फॉल गिर सकता है, इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, क्योंकि उस कंफ्यूज स्टेट में उनको यही नहीं पता कि बाथरूम कहाँ करना चाहिए, बेड पे करें कि बाथरूम में करें, कहाँ खड़े होके, कहाँ, कुछ नहीं समझ में आता है। तो वो एक इनकॉन्टिनेंस रहता है पेशेंट को, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन में आता है। देन फिजिकल एंड केमिकल रिस्ट्रेन, वो भी कॉम्प्लिकेशन है। अगर हम फिजिकल केमिकल रिस्ट्रेन यूज कर रहे हैं तो वो भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन देगा। देन फेलियर टू मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन, अगर हमने पेशेंट को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं, पानी नहीं दिया, फ्लूइड्स नहीं दिए, तो भी डेल्यूरियम का मींस ये सारे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि डेल्यूरियम वाले पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन अगर होगा तो उसका फंक्शनल एबिलिटी डिक्लाइन हो जाता है, वो फॉल गिर भी सकता है, इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, फिजिकल केमिकल रिस्ट्रेन दे सकते हैं, फेलियर टू मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन। अब हाइपर एक्टिव वाला पेशेंट है, पानी पिएगा, हम बोलेंगे तो वहां बैठ के पानी पियो, वो पिएगा नहीं पिएगा, है ना, तो कुछ नहीं सुनेगा क्योंकि फोकस ही नहीं है ना, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो रहा है। तो फेलियर टू मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल से, अब हॉस्पिटल स्टे भी बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। देन इमोशनल बर्डन, अब फैमिली, पेशेंट, इवन केयर जो केयरिंग टीम है उनको भी इमोशनल बर्डन, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या स्टेट में जा रहा है ना, इवन पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, राइट। देन डेल्यूरियम कॉसेस, अब कॉसेस हम समझ ले क्यों होता है डेल्यूरियम, राइट। जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉसेस है। प्राइमरी कॉसेस हो सकता है ट्यूमर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई ट्यूमर हो गया, वैस्कुलर इवेंट हो गया, मींस लाइक ब्लीडिंग हो गया, हैमरेज हो गया, है ना, या इन्फेक्शन हो गया, पेशेंट को इन्फेक्शन होने की वजह से भी वो सेप्टिक बोलते हैं ना हम, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, अगर हमने उसको अनट्रीटेबल रखा तो सेप्टिक शॉक में चला जाता है, वैसे ही इन्फेक्शन की वजह से भी अगर ओवर इन्फेक्शन हो जाता है तो भी डेल्यूरियस स्टेट में पेशेंट जा सकता है। देन सेकेंडरी कॉसेस क्या है, मेटाबॉलिक कॉसेस, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, लाइक पेशेंट को सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा, सीरम सोडियम लेवल डाउन हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन क्रिएट डेल्यूरियम। देन हाइपरटेंशन, बीपी बहुत बढ़ रहा है तो भी पेशेंट डेल्यूरियम में जा सकता है, राइट। तो ये सारे कॉजेस हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि पैलिएटिव सेटिंग के अंदर जो भी पेशेंट आता है सबसे पहले हम उसको एज एन इन्वेस्टिगेशन सीरम सोडियम करते हैं, ताकि सोडियम का लेवल हमें पता चले कि कितना है ना। अब इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, सेप्सिस, हैमरेजिक लाइक एनीमिया, मेटाबॉलिक लाइक प्राइमरी ऑर्गन फेलियर या पैरानेमोप्लास्टिक सिंड्रोम्स, ऐसे डिजीज कंडीशन रिलेटेड भी डेल्यूरियम होता है। देन एंडोक्राइन जैसे हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम वगैरह है। देन ड्रग विड्रॉल जैसे अल्कोहल, जैसे मैंने अपनी स्टोरी बताई जिसमें पेशेंट को ड्रग विड्रॉल की वजह से डेल्यूरियम हो रहा है, अल्कोहल, नार्कोटिक्स, हैलुसिनोजेंस वगैरह ले रहे हैं। देन इम्यूनोलॉजिक जिसमें SLE, वैस्कुलाइटिस, है ना, सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस SLE वाले डिजीज कंडीशन में या वैस्कुलाइटिस वाले कंडीशन में, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में भी होता है। अब कुछ ड्रग्स भी डेल्यूरियम कॉज करता है। कौन कौन से ड्रग्स, कीमोथेरापेटिक एजेंट्स, स्टेरॉइड्स, ओपियोइड्स, एंटीकोलिनर्जिक, बेंजोडाइजेपाइन, फिनोथाइजाइन्स, एंटीवायरल ड्रग्स,
है ना। इसमें इंपॉर्टेंटली पैलिएटिव सेटिंग में हम ओपियोइड रिलेटेड डिल्यूरियम को फाइंड आउट करते हैं। हमारे यहाँ पे पैलिएटिव सेटिंग में जो भी पेशेंट आते हैं जो मॉर्फिन में रहते हैं या ट्रामाडोल की जो भी ओपियोइड में रहते हैं, उनमें हम सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट डिल्यूरियस स्पीच तो नहीं बोल रहा है, कुछ भी अनाप शनाप तो नहीं बक रहा है ना। तो वो ऐसे अगर कुछ भी मीन्स एक बात जो भी बात बोल रहा है उसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, राइट। सो वो वाले स्टेट में भी हम उस पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिलीरियस स्पीच है ना। मायोक्लोनस से हाथ पैर झटक रहा है, एक जगह रुक नहीं रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मेनली पैलिएटिव सेटिंग में हमने ये देखा होगा, जो भी पैलिएटिव सेटिंग में है वो ये रेगुलरली देखते होंगे, राइट। नेक्स्ट देन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। अब डेल्यूरियम कुछ कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, लाइक पेशेंट को बहुत सीवियर पेन है, उस पेन की वजह से, असहनीय दर्द की वजह से पेशेंट को डेल्यूरियम हो रहा है। यूरिनरी रिटेंशन, अब बहुत दिनों से ढंग से यूरिन नहीं जा रहा है उसकी वजह से। इवन कॉन्स्टिपेशन, है ना, फीकल इम्पैक्शन, देन एंजाइटी की वजह से, फियर और ओल्ड एज की वजह से। ये सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है जो बिगिन करता है, मीन्स पेशेंट को इस अवस्था में डिलीरियस स्टेट में ले जाने के लिए कुछ चीजें जो बोलते हैं ना फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो फैक्टर्स के अंदर आता है पेन, यूरिनरी रिटेंशन, फीकल इन्फेक्शन, एंजाइटी, फियर एंड ओल्ड एज, राइट। तो इसलिए इसमें बोलते हैं कि करेक्ट द करेक्टेबल्स। करेक्ट द करेक्टेबल्स मतलब कि जो चीजें हम करेक्ट कर सकते हैं उसको करेक्ट करो। लाइक कॉन्स्टिपेशन को हम रिलीव कर सकते हैं तो पेशेंट डिलीरियस स्टेट से बाहर निकल आ सकता है, राइट। सोडियम लेवल डाउन हो गया, वो बहुत ज्यादा हाइपोनेट्रीमिया में है पेशेंट और वो बहुत ज्यादा डिलीरियस स्पीच बोल रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन करा के जब पता चल जाएगा तो उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे हम जो कॉज है उसको फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करके उसको करेक्टेबल बनाते हैं, मीन्स ठीक ठाक करते हैं, राइट। देन सिंपल डिलीरियम के जो केसेस है, कॉजेज है, सिंपल डिलीरियम के कॉजेज 75% टर्मिनल इलनेस की वजह से, मतलब बहुत बेड समय से बीमार है, बेड रिडन है, उसकी वजह से 75% डिलीरियम सिंपल डिलीरियम में चला जाता है। ड्रग मैनेजमेंट, ड्रग्स का जो मैनेजमेंट वो ढंग से नहीं हो रहा है, लाइक हैलुसिनेशंस, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, आईसीपी बढ़ जाता है तब भी रहता है। इन्फेक्शन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से, जैसे रीनल इम्पेयरमेंट है आफ्टर एनएसएड्स यूज करने के बाद अगर होता है तो भी, देन तब हमें ब्लड टेस्ट करना चाहिए, राइट। अब इसके और भी कॉजेस है, लाइक पेशेंट को हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल एगोनिस्ट, मींस उसको नहीं पता कि मींस उसको स्पिरिचुअली इवन इमोशनली बिल्कुल डाउन रहेगा, उस कंडीशन में भी डिलीरियम स्टेट में का एक कारक बन सकता है। देन एंजाइटी, विड्रॉल मतलब डिलीरियस ट्रेनर्स फ्रॉम अल्कोहल, सिगरेट एब्स्टिनेंस, जैसे विड्रॉल सिम्टम्स, अल्कोहल विड्रॉल या फिर कोई भी लाइक नारकोटिक्स दे रहे थे और एकदम से विड्रॉ कर लिया उस कंडीशन में, राइट। सो ऐसे विड्रॉल, सिगरेट स्मोकिंग, कंटिन्यूस चेन स्मोकर था और एकदम से सिगरेट नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में विड्रॉल की वजह से डिलीरियम, सिंपल डिलीरियम आ गया, राइट। सो ये भी कारक है। अब और भी सेम वही है, रिपीटेड है। अब इसलिए हम असेसमेंट में चलते हैं। असेसमेंट के लिए सबसे पहले अगर डिलीरियस वाला पेशेंट हमारे पास आता है तो क्लिनिकल जजमेंट बहुत जरूरी है। बेडसाइड क्लिनिकल जजमेंट मींस हम पेशेंट के पास जाएं, उनके बेडसाइड में जाके उनसे और उनके रिलेटिव से बात करें। पेशेंट हाइपर एक्टिव रहेगा तो हम बात नहीं कर पाएंगे, तो हम अब उसका इंफॉर्मेशन केयर गिवर के थ्रू निकालेंगे, है ना। तो बेडसाइड क्लिनिकल जजमेंट, उस बेडसाइड में जो भी हम सिम्टम्स या फीचर्स पता कर रहे हैं तब जाके हम एक जजमेंट बनाते हैं कि पेशेंट डिलीरियम में है कि नहीं, राइट। देन फ्रीक्वेंट असेसमेंट डेली एट डिफरेंट टाइम्स। अब हर टाइम हमें असेसमेंट करना पड़ेगा, लाइक सुबह पेशेंट के पास गए, पूछा रात को अच्छे से सोए क्या, नहीं सोए, क्यों नहीं सोए, अगर नहीं सोए तो वो सारे कारण पूछेंगे। फिर दोपहर को जाएंगे, सुबह ब्रेकफास्ट किया क्या, नहीं किया क्या, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी फाइंडिंग में भी आ सकता है। पेशेंट कंफ्यूज्ड है कि नहीं वो भी पता चल सकता है। पेशेंट को फोकस है कि नहीं, अटेंशन है कि नहीं, अवेयरनेस है कि नहीं, वो सारी चीजें थ्रू दिस डेली एट डिफरेंट टाइम असेसमेंट हम पता कर सकते हैं। देन रात को नॉक्टर्नल प्रेजेंटेशंस ऑफन मिस्ड, रात को क्या हुआ वो बहुत ज्यादा मिस हो जाता है, इसलिए हम डिफरेंट शेड्यूल्स बनाते हैं कि पेशेंट के पास जाएं, उस शेड्यूल में पेशेंट से बात करें और उनसे डिटेल्स निकालें, तभी जाके एक
साउंड क्लिनिकल जजमेंट बन पाएगा, राइट। देन हिस्ट्री फ्रॉम द केयर गिवर फैमिली मेंबर्स, अब पेशेंट नहीं बोल पाएगा तो कंप्लीट हिस्ट्री हम केयर गिवर और फैमिली मेंबर से लेंगे। तो असेसमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि डेल्यूरियन डिप्रेशन डिमेंशिया में डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं, है ना। तो इसलिए बोलते हैं ना डिफरेंस करने में दिक्कत तो रहती है, तो इसलिए हमें क्लिनिकल साउंड क्लिनिकल जजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो इसके अंदर कुछ टूल्स भी है, जैसे DSM V5 क्राइटेरिया बताया गया था, वो एक टूल है। ICD-10 क्राइटेरिया भी एक टूल है, कंफ्यूजन असेसमेंट मेथड के थ्रू, इवन कॉग्निटिव फंक्शन MMSE के थ्रू भी इवेल्युएट कर सकते हैं। देन डेल्यूरियम स्पेसिफिक न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल से भी कर सकते हैं, डेल्यूरियम रेटिंग स्केल, सीवियरिटी रेटिंग स्केल, मेमोरियल डेल्यूरियम असेसमेंट स्केल। ये असेसमेंट स्केल के अंदर हमने ऑलरेडी DSM 5 क्राइटेरिया का 5 क्राइटेरिया बस याद रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और बाकी कंफ्यूजन असेसमेंट मेथड रहता है और न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल्स भी रहते हैं, राइट। देन इन्वेस्टिगेशंस, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए? सबसे पहले असेस द नीड, क्या जरूरत है, क्यों करना चाहिए। अगर डेल्यूरियस स्पीच प्रेजेंट है तो उसका हमने हिस्ट्री कलेक्शन में ऑलमोस्ट हमें सारी चीजें समझ में आ जाता है। देन इन्वेस्टिगेट ओनली टू सपोर्ट क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, हम क्लिनिकल डायग्नोसिस को सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेट करें और उसके मैनेजमेंट के लिए करें। देन अवॉइड इन्वेस्टिगेशन इन टर्मिनल स्टेजेस, अगर एंड स्टेज है तो इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमें पता है कि एक एंड स्टेज में डेल्यूरियस स्टेज में पेशेंट रहता ही है। देन ब्लड एग्जामिनेशन, रीनल फंक्शन, ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन टू रूल आउट इन्फेक्शन एंड CT हेड इफ रिक्वायर्ड। देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम डेल्यूरियम को समझ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि डेल्यूरियम वाले पेशेंट्स के साथ कैसे मैनेज करना चाहिए। तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए, दैट इज प्रिवेंशन, उसको उसका निरोध करना। देन जनरल मेजर्स, क्या क्या हमें स्पेसिफिक मेजर्स यूज करने चाहिए एक डेल्यूरियन पेशेंट को अटेंड करते टाइम। फार्माकोलॉजिकल मेजर्स, ड्रग रिलेटेड, अवेयरनेस एंड क्लिनिकल जजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देन इटियोलॉजी ओरिएंटेड इंटरवेंशन, कॉज से रिलेटेड या रिस्क फैक्टर से रिलेटेड ओरिएंटेड इंटरवेंशंस पता करना चाहिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या क्या कर सकते हैं, राइट। प्रिवेंशन, अब हमें पता है कि प्रिवेंशन 3 लेवल्स में हम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, राइट। सो प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब कि रोग होने से पहले का स्टेट, मतलब रोग होने से पहले ही हमने अर्ली स्क्रीनिंग सब कर लिया, पता कर लिया, तो हम सेफ रहेंगे, राइट। सो उसके लिए हमें मिनिमाइजेशन ऑफ पॉलीफार्मेसी, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर मिनिमाइजेशन ऑफ पॉलीफार्मेसी का मतलब है कि हम, जैसे कि पेशेंट 5-6 ड्रग्स ले रहा है, रात के टाइम 5-6 मेडिसिन है उसको खाने के लिए, लेकिन उसका ओवरडोज कर लिया जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में मिनिमाइजेशन ऑफ पॉलीफार्मेसी मतलब डुप्लीकेसी प्रिवेंट कर सके। Then anticholinergic, hypnosedative and opioid medication should be used sparingly in the elderly. अब जो elderly patient है ऑलरेडी उनका जो स्टेट रहेगा वो लो रहता है, तो उस कंडीशन में हम ये जो मेडिसिन है एंटीकोलिनर्जिक, हाइपोसेडेटिव, ओपोइड मेडिकेशन वो कम यूज करें, वो ज्यादा रहेगा, तो हम डिलीरियम को प्रिवेंट कर सकते हैं एल्डरली पेशेंट्स में। Then maintain hydration and nourishment and encourage sufficient sleep. पेशेंट को adequate hydration दो, fluids दो, nourishment दो, then ensure sufficient sleep. अब पेशेंट को सोने के लिए भी ऐसे environment soothing होना चाहिए ना, शोर शराबे में तो पेशेंट सो नहीं सकता, तो ऐसे भी sufficient sleep भी ensure कराना चाहिए। Then caregiver and nursing staff must be trained to recognize delirium. और जो caregiver है, even nursing staff है, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि किस किस फीचर्स को हम इंक्लूड करके डायग्नोस कर सकते हैं कि वो पेशेंट डिलीरियम में है, राइट। देन सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। अब डिजीज तो होने के इसमें है, राइट, अब उसको हम जल्दी से जल्दी डायग्नोस करें, फिर उसको ट्रीट करें, राइट। तो उसके अंदर हम इम्प्रूव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कंडीशन, मींस उस पेशेंट का जो कंडीशन है उसको कितना इम्प्रूव हो रहा है वो पता कर सके। जो भी हम ट्रीटमेंट प्रोसीजर पेशेंट को दे रहे हैं या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स दे रहे हैं, वो पेशेंट को इफेक्टिव है कि नहीं, इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो पता करना चाहिए। देन इट इज रिकमेंडेड दैट ऑल acutely ill elderly patients should be have a
mental test on admission to increase the rate of detection of delirium. अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम ये बोल रहे हैं कि जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स हैं, उनका हमें एक ब्रीफ मेंटल टेस्ट करना चाहिए ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम, सो दैट वो जो डेल्यूरियम का जो डिटेक्शन है उसके रेट को हम इंक्रीज कर सके, राइट। मतलब एक पेशेंट को, अगर एल्डरली पेशेंट को हमें पता है कि ऑलरेडी नॉर्मली वो पेशेंट डेल्यूरियम में रहेगा, लेकिन हम उसको ये रखें कि कोई ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी शुरू करने से पहले हम उसका एक मेंटल टेस्ट भी कर ले, ताकि हम ये इंश्योर हो सके कि ट्रीटमेंट रिलेटेड इश्यूज तो नहीं है, राइट। देन एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन एंड क्लोज मॉनिटरिंग टू प्रिवेंट फर्दर मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी। अब एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं ना कि पेशेंट को फेवरेबल एनवायरमेंट, थेरेपेटिक एनवायरमेंट देना चाहिए, तो वही है इसके अंदर कि हमें पेशेंट को के एनवायरमेंट को मॉडिफाई करना चाहिए, ताकि हम उसका जो डिलीरियम होने के जो भी पॉजिटिव फाइंडिंग्स है उसको पकड़ के ट्रीट कर सके, राइट। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इंप्रूव कॉग्निशन ऑफ द कंडीशन, और मेंटल टेस्ट अगर एल्डरली पेशेंट में करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन करे, राइट। देन जनरल मेजर्स। अब जनरल मेजर्स क्या क्या करना चाहिए? स्टॉप ऑफेंडिंग ट्रीटमेंट एंड कॉजेस। मतलब जबरदस्ती का जो अननेसेसरली यहाँ से भी ट्रीटमेंट ले लिया, वहां से भी ट्रीटमेंट लिया, हर जगह से ले लिया, वो सब स्टॉप करो, कोई एक जगह पे फिक्स रहो। देन करेक्ट मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज, मेटाबॉलिज्म लाइक जितने भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो रहे हैं उसको करेक्ट करो। देन स्ट्रक्चर्ड सेटिंग विद क्वाइट रूम, लो वोल्टेज लाइट, कैलेंडर एंड क्लॉक। हमें पता है सूदिंग एनवायरनमेंट पेशेंट को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट के लिए लाइट का जो वोल्टेज है सेट करना पड़ेगा, कैलेंडर, क्लॉक, सब कुछ सेट करने पड़ेंगे, है ना। केयर ऑफ द ब्लैडर, बाउल एंड प्रेशर सोर। अगर पेशेंट को प्रेशर सोर की वजह से भी डिलीवरी हो सकता है, दर्द की वजह से, राइट। सो केयर ऑफ द ब्लैडर, बाउल एंड प्रेशर सोर भी बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट ऑफ द पेन बहुत जरूरी है। एड्रेसिंग फियर एक्टिविटी, अगर पेशेंट को कोई डर है, एंग्जाइटी है, तो उसको एड्रेस करो। देन मॉनिटर वाइटल साइंस एंड एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट। और वाइटल साइंस तो हमें देखना ही देखना है। देन एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक और आउटपुट भी चेक करना है। ये हमारे जनरल मेजर्स है जो हमें फॉलो करनी चाहिए एक डिलीवरी वाले पेशेंट को जब भी डील करें। नेक्स्ट, और क्या क्या होने चाहिए? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू द फैमिली केयर गिवर्स, एनकरेज विजिट बाय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मींस पेशेंट के कंडीशन के बारे में हमें प्रॉपरली के केयर गिवर को, फैमिली मेंबर्स को एक्सप्लेन करना चाहिए। एनकरेज विजिट बाय फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब हाइपो एक्टिव पेशेंट है तो उसमें हम कर सकते हैं, हाइपर में नहीं कर सकते, राइट। ज्यादा लोगों को देख के हो सकता है और ज्यादा बेचैन हो, तो इसलिए कंफ्यूज स्टेट में चला जाए, इधर उधर पैनिक हो, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? एनकरेज विजिट बाय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। हाइपो एक्टिव कंडीशन में कर सकते हैं, डिलीरियम कंडीशन में कर सकते हैं। क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखें। कंप्लीट हिस्ट्री एंड नेसेसरली इनिशियल लेबोरेटरी टेस्ट करें, इन्वेस्टिगेशंस करें। इम्प्लीमेंट एनवायरनमेंट एंड साइकोसोशल इंटरवेंशंस। एनवायरनमेंट ऐसा हम इम्प्लीमेंट करें जो पेशेंट के लिए थेरापेटिक हो, एंड साइकोसोशल इंटरवेंशंस भी फॉलो करें। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एज इंडिकेटेड, लेस फिजिकल रिस्ट्रेन एंड अर्ली मोबिलिटी। अब मैंने जैसे कहा, रिस्ट्रेन, फिजिकल रिस्ट्रेन के लिए भी डॉक्टर कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, एंड अर्ली मोबिलाइजेशन। Then physical restraints are only used as a last sort of. Physical restraint भी तभी हमें यूज करना चाहिए जब हमारे पास और कोई ऑप्शंस ना हो तब, राइट। तो ये रिस्ट्रेंट है। रिस्ट्रेंट में कैसे करना चाहिए वो ये बताया गया। इमेज ये दिखा रहा है कि पेशेंट को जो है वन आर्म अप एंड वन आर्म डाउन में रखो, थोड़ा सा हेड रेस करके रखो 30 डिग्री। दिस इज द प्रॉपर वे टू रिस्ट्रेन अ पेशेंट इन 4 पॉइंट रिस्ट्रेन ऑन ए स्ट्रेचर। एक स्ट्रेचर में जब हम 4 पॉइंट मतलब दोनों हाथ दोनों पैर को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, तो ये पोस्चर मेंटेन करना चाहिए ताकि पेशेंट को भी इंजुरी ना हो, राइट। अब फार्माकोलॉजिकल मेजरमेंट्स। फार्माकोलॉजिकल मेजर्स जो पैलिएटिव सेटिंग में उनको पता होगा कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के अंदर हैलोपेरिडोल है ड्रग ऑफ चॉइस जो डिलीरियम को प्रिवेंट करता है। दैट इज 0.5 to 5 mg 2 to 4 hours पर ओरली मैक्स, या फिर सबक्यूटेनियस या आईवी। मैक्सिमम डोज 20 mg ही देना चाहिए। अदर एंटीसाइकोटिक्स लाइक ओलाजिपाइन, रेस्पेरिडोन, क्यूटियापिन, ये सारे भी हैं। देन बेंजोडाइजेपाइन के अंदर मिडाजोलम। मिडाजोलम इज इंडिकेटेड व्हेन देयर इज एजिटेशन, पेशेंट को बहुत बेचैनी है तो
हम मीन्स डेल्यूरियम के साथ अगर बहुत ज्यादा वर्सनिंग एजिटेशन है तो उस कंडीशन में हम मिडाजोलम बोलेंगे जिसमें 1 to 20 mg एवरी 2 आवर्स सबक्यूटेनियस या आईवी इन्फ्यूजन और 30 to 100 मिलीग्राम पर 24 आवर्स कंटिन्यूस सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन. देन लोराजिपाम 0.5 mg to 2 mg every 1 to 4 hours per orally subcutaneous या IV. इसमें हैलोपेरिडोल हमेशा याद रखना, हैलोपेरिडोल और मिडाजोलम कंटिन्यूस हम ज्यादातर प्रेफरेंस देते हैं. लोराजिपैम वगैरह टैबलेट फॉर्म में ज्यादातर यूज करते हैं, क्विटियापिन भी टैबलेट फॉर्म में ज्यादातर यूज करते हैं. देन अब सिडेशन इन टर्मिनल डिलीरियम. अब टर्मिनल लॉन्ग टर्म बेड रिडन पेशेंट है, उस कंडीशन में हम सिडेशन के लिए माइल्ड लेवल के लिए अगर माइल्ड है डिलीरियम तो हैलोपेरिडोल 1 to 2 mg पर ओरली और सबक्यूटेनियस Q8 hourly प्लस Q1 hour देते हैं. देन मॉडरेट हैलोपेरिडोल 2.5 to 5 mg सबक्यूटेनियस Q4 hourly प्लस 1 hour PRN. मिडाजोलम 2.5 to 5 मिलीग्राम एज रिक्वायर्ड. सीवियर होगा तो हैलोपेरिडोल 5 mg सबक्यूटेनियस Q4 hourly प्लस Q1 hour PRN एंड मिडाजोलम 5 to 20 मिलीग्राम एज रिक्वायर्ड. ओके, सो अवेयरनेस एंड क्लिनिकल जजमेंट जो हमने कहा उसका क्या मतलब है, वो दोनों के लिए जरूरी है फॉर पेशेंट एंड फैमिली. अवेयरनेस और क्लिनिकल जजमेंट के लिए पेशेंट जब तक कि ओपन कम्युनिकेशन नहीं करेगा तब तक हमें उसका कारण नहीं पता चलेगा. दैट एक्टिव लिसनिंग है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, जो डिलीरियम में नहीं है. पेशेंट फोकस नहीं है, अटेंटिव नहीं है. मीनिंग टू द सिम्टम मीन्स जो सिम्टम्स पेशेंट शो कर रहा है वो डिलीरियम के हैं कि नहीं, वो भी हमें समझना चाहिए. देन वैलिडेट इमोशंस, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट, हमें पेशेंट को बताने कि हम क्या कर सकते हैं. देन फैमिली रिलेटेड हो तो एलिसिट एंड रेस्पॉन्ड द कंसर्न एंड नीड. फैमिली के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मन में रहेंगे, कंसर्न्स रहेंगे, उसको हमें डील करना चाहिए. देन एक्नॉलेज इमोशंस, क्लियर इन्फॉर्मेशन, इमोशंस को भी एक्नॉलेज करो. ये नहीं कि वो रो रहे हैं हम एक कोने में जाके मोबाइल यूज कर रहे हैं, ऐसे नहीं. जो क्लिनिकल जजमेंट है उसमें पेशेंट साइड में भी और फैमिली साइड में भी ये सारे पॉइंट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है. देन क्लियर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. देन इन्वॉल्वमेंट इन द मैनेजमेंट. ओके, अब हमने कहा था कि नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या क्या है. नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या क्या है? एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड रीओरिएंटेशन. Example, explaining where the person is, who they are and what your role is, है ना. So non pharmacological intervention के अंदर हमें ऐसा effective communication बनाना चाहिए जिससे हम patient को explain कर सके कि वो कहाँ है, किसके साथ है और कैसे है ना. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. और बोलते हैं ना, टाइम प्लेस और पर्सन से ओरिएंटेड होना चाहिए. कौन सी जगह, कहाँ हो, किसके साथ हो, है ना, ये पता होगा तो ओरिएंटेड उसका रीओरिएंटेशन भी हमें देना है. मीन्स पेशेंट को बताना है कि आप अभी हॉस्पिटल में हो, हम आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे, और आप बताइए आपको यहाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप किसके साथ हैं, यहाँ पे आपके साथ कौन रुका हुआ है. सो ऐसे धीरे धीरे सारे इंफॉर्मेशन उसको धीरे धीरे रीओरिएंट करके बताओ. देन प्रमोटिंग डे एक्टिविटीज, हर रोज की जो एक्टिविटीज है उसको प्रमोट करो. जैसे डिलीरियम वाला पेशेंट है तो वो कुछ हो सकता है कुछ सोच के ऐसे ही बैठा हुआ चुपचाप, हम जाके पेशेंट के साथ बोल सकते हैं कि चलो आज का हम कुछ करते हैं, चलो बाहर चलते हैं. फिर सपोर्ट लिया और बाहर चले गए, बाहर पेशेंट को दिखाया, बाहर का जो वातावरण है उससे रूबरू करवाया, है ना. देन मेंटेनिंग क्वाइट एंड वेल एनवायरनमेंट, वेल लिटिल एनवायरनमेंट मीन्स क्वाइट, शांतिपूर्वक वाला अच्छा एनवायरनमेंट, वातावरण अगर हम पेशेंट को देंगे तो वो भी पेशेंट के लिए उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं. देन स्टाफ कंटिन्यूटी, अगर जो ड्यूटी में पेशेंट है, स्टाफ है, उसको हम कंटिन्यूटली मॉर्निंग में रखे, इवनिंग में रखे, एक ही स्टाफ को वो रेगुलरली हर दिन मॉर्निंग इवनिंग नाइट देख रहा है तो उसको भी एक काइंड ऑफ लगेगा कि हाँ मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ पे मैं जानता हूँ लोगों को, है ना. ऐसा एक अवेयरनेस आएगा. देन अवॉइडिंग रूम एंड बेड चेंजेस, रूम और बेड चेंजेस को अवॉइड करो. ये नहीं कि एक दिन एक रूम में कर दिया या एक बेड में कर दिया, फिर उसमें भी पेशेंट को कंफ्यूजन हम इंक्रीज कर रहे हैं, है ना. देन प्रोवाइडिंग हियरिंग एंड विजुअल एड्स. अब किसी पेशेंट को इरिटेशन इससे भी हो सकता है कि वो सुन नहीं पा रहा है ढंग से, देख नहीं पा रहा है ढंग से, उसकी वजह से उसका मेंटल स्टेट बिगड़ा हुआ है ना, वो डेलीरियस स्टेट में चला गया है. छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है तो उसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में लेके आते हैं, राइट. देन
एनकरेजिंग पर्सनल आइटम्स, अब खुद के आइटम्स यूज करने के लिए, जैसे कुछ चीजें बहुत पसंद है, घर से केयर गिवर को बोल के घर से लेके आ गया हॉस्पिटल, तो वो पर्सनल बिलोंगिंग्स देखेगा तो उसको और ज्यादा खुशी मिलेगा। देन लिमिटिंग विजिटर्स, अगर हाइपर एक्टिव जैसे मैंने कहा उसमें है तो विजिटर्स अलाउ नहीं करने चाहिए। हाइपो एक्टिव है तो हम पेशेंट को रिलेटिव से मिलवा सकते हैं, फ्रेंड से मिलवा सकते हैं। देन रिमूव नॉक्शियस स्टिमुलाई, जैसे कि जो हार्मफुल स्टिमुलाई है या फिर ऐसे स्टिमुलाई जो पेशेंट को कुछ और करने की अवस्था में लेके जा सकता है, जैसे कि कैथेटर है, पंप्स है ना, और ज्यादा कंफ्यूजन करेगा ये क्या चीज है, वो उसमें ओवर थिंक करेगा, है ना, तो वो चीज को हम अवॉइड करेंगे, ऐसे नॉक्शियस स्टिमुलस को नहीं रखेंगे। देन नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल कैन बी प्रमोटेड बाय यूज ऑफ डे टाइम एक्टिविटी एंड एनवायरमेंटल क्लोज सच एज विंडोज एंड क्लॉक्स। मतलब हम पेशेंट को ये अवेयर करा सकते हैं कि वो क्या किस समय में उसे सोना चाहिए, उठना चाहिए, क्योंकि पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, पता ही नहीं है दिन में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, कंफ्यूज स्टेट में है। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को विंडो के थ्रू या क्लॉक्स के थ्रू, देखो इतना टाइम हुआ है, ये दिन का टाइम है, देखो विंडो से बाहर देखो रोशनी दिख रही है, मतलब डे टाइम है, रात हो गया अंधेरा है, मतलब रात का टाइम है, चांद निकल गया, ऐसे सब बोल के हम उनको स्लीप वेक साइकिल को प्रमोट कर सकते हैं। देन इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्लीप शुड बी मिनिमाइज। अब सो रहा है, जाके उठा दिए, फिर सोएगा क्या, कोई नहीं सोएगा, तो ऐसे कंडीशन में हमें उसको इंटरप्शंस कम करने चाहिए, मींस नींद के बीच में उनको जाके जगाना नहीं चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए कि वो सोए, राइट। देन एडिक्वेट न्यूट्रिशन देना चाहिए, हाइड्रेशन देना चाहिए। ये है प्रोविजंस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उसी की इमेजेस है, जैसे समय दिखा दिया है ना, टाइम कितना हुआ, टाइम से हमने उन्हें रूबरू करा दिया, कैलेंडर दिखा के करा दिया, है ना। न्यूज़पेपर, ग्लासेस, बोलते ना विजुअल भी अगर क्लियर नहीं हो तो उन्हें कंफ्यूजन और ज्यादा होता है, तो ग्लासेस दे दिए, न्यूज़पेपर पढ़ने को दे दिए, फैमिली के फोटोग्राफ्स शो कर दिए, है ना। देन सपोर्टिव डिवाइसेस दे दिए। देन वो वी टच बोलते ना, वी फीलिंग, जो बोलते ना कि हम भी है आपके साथ वाला जो एक फीलिंग है, जो बोलते नर्सिंग में हमने सब जब फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा तो सबसे पहले हम पेशेंट के पास जाते हैं, पेशेंट अपना दुख बोलता है तो हम क्या करते हैं, या तो उनका हाथ पकड़ लेते हैं या फिर पीठ थपथपा देते हैं, है ना, यही करते हैं ना, तो वो बोलते हैं ना वी टच, एक वी फीलिंग वाला टच, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देन हियरिंग एड, प्रॉपरली सुनने के लिए हियरिंग एड, उसका क्लीननेस, वो सब कुछ बताना पड़ेगा, है ना, ताकि अच्छे से सुन सके, कोई कंफ्यूजन ना हो। देन हाइड्रेशन। अब इंटरवेंशंस के अंदर क्या क्या होना चाहिए, केयरफुल असेसमेंट ऑफ पेशेंट स्पेशली व्हेन नॉट एबल टू कम्युनिकेट, हम ऐसे पेशेंट को भी केयरफुली असेस करेंगे जब वो इवन बता भी ना पाए, आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाए, उन पेशेंट्स को भी हम केयरफुली असेस करना चाहिए। ऑब्जर्व फॉर पेन, दर्द पूछना चाहिए, कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, किस तरीके का दर्द है, कोई खाना खाने में दर्द होता है क्या, या फिर कहीं से सेक्रेशंस इंक्रीज हो रहे हैं क्या, ब्लैडर रिटेंशन है, इनकॉन्टिनेंस है, बस यूरिन ट्रिपलिंग होता जा रहा है, अगर ऐसे कोई इंटरवेंशन है तो हमें वो करने चाहिए। देन कंटिन्यूअल रीअश्योरेंस एंड एक्सप्लेनेशन टू पेशेंट एंड फैमिली, कंटिन्यूअली हम रीअश्योर देंगे, एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजें पेशेंट को और फैमिली को। देन ट्रीट एनी रिवर्सिबल प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल पेन, जो चीज हम हटा सकते हैं, कॉज जो हो रहा है उसको करेक्ट कर सकते हैं, लाइक पेन, एंजाइटी, इनकॉन्टिनेंस, सेरेब्रल मेटास्टेसिस, उन सबको प्रिवेंट करो थ्रू सेरेब्रल मेटास्टेसिस। कैसे कर सकते हैं, थ्रू स्टेरॉइड्स, एडिमा को कम करके हम उसका जो कंफ्यूजन स्टेट है उसे कम कर सकते हैं, राइट। सो ट्रीट एनी रिवर्सिबल प्रॉब्लम, जो जो रिवर्सिबल प्रॉब्लम है उन सबको हम ट्रीट करें। नेक्स्ट, मेंटेन पर्सनल एंड ओरल केयर, पर्सनल एंड ओरल केयर भी मेंटेन करना है। ड्रग थेरेपी लाइक रिलैक्सेंट, सेडेशन, पेन रिलीफ, एंटीकोलिनर्जिक, एंटी एमेटिक, कंसिडर चेंजेस ऑफ रूट एंड अमाउंट एंड सीज अननेसेसरी ड्रग। अगर कोई फालतू की ड्रग्स पेशेंट खा रहा है तो उसे स्टॉप करो, जो जरूरी है वही दो, है ना, और उतना भी नहीं जो ओवर हो जाए। देन मेंटेन सेफ्टी, एग्जाम्पल मैट्रेस ऑन द फ्लोर, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, कांस्टेंट सुपरविजन में रेगुलरली पेशेंट को हम देखते रहें, मैट्रेस वगैरह है कि नहीं फ्लोर में, वो सब चेक करें, सेफ्टी बहुत इंश्योर करें, बिकॉज पेशेंट इधर उधर डिलीवरी स्टेट में भागता रहेगा तो हो सकता है गिर जाए, तो ऐसी जगह हम जो भी चीजें जो उसको गिरा सकती है उन सबको हटाओ, है ना।
Then many patients are more settled with a human presence. Both touch and voice are calming. वो जैसे बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा रूड वाले पेशेंट के साथ, रूडली अगर हम बिहेव करेंगे पेशेंट के साथ, तो वो इतनी जल्दी सेटल नहीं होगा. काम एंड क्वाइट, एकदम धीरे से प्यार से अगर हम पेशेंट को समझाएंगे तो हो सकता है वो समझ जाए. मोस्टली समझ जाते हैं, है ना. एकदम से ताव देके अगर बोलेंगे तो क्या होगा, वो अपने ताव में चला जाएगा, है ना. तो इसलिए पेशेंट को ऐसे सेटल करें जैसे कि हाँ हम इंसान है और वो भी इंसान है, ऐसे, राइट. देन मे रेस्पॉन्ड टू द कामिंग फेमिलियर म्यूजिक. और पेशेंट को अगर कोई म्यूजिक पसंद है, ड्राइंग पसंद है, तो उनके उस एक्टिविटी को इम्प्रूव कर, है ना. दो, देन स्ट्रेस दैट आर यूजुअली ल्यूसिड टाइम्स. हमेशा लाइक फालतू बैठे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, तो हम अगर एक्टिविटीज देंगे तो पेशेंट उसमें इंडल्ज रहेगा, तो फालतू के स्ट्रेस नहीं लेगा, बर्डन नहीं लेगा. देन कंटिन्यू टू ट्रीट पेशेंट विद कर्टसी एंड रेस्पेक्ट. ये हमारा ओवरऑल ये होता है, एम है कि हम हमेशा पेशेंट, कोई भी पेशेंट हो, कोई भी अवस्था में हो, डिलीरियम में हो, डिमेंशिया में हो, हम उनको कर्टेसी और रेस्पेक्ट से ट्रीट करें. देन restraint should never be used. ओके. देन बेड रेल्स अवॉइडेड कैन बी डेंजरस. हो सकता है हाइपर एक्टिव तो उछल के कूद के गिर जाए, है ना. देन इफ मोबाइल शुड बी अलाउड टू वॉक अराउंड. अगर मोबाइल पेशेंट है, मीन्स चलने फिरने वाला पेशेंट है, तो उसको चलने फिरने दो. अले फियर और सस्पेंशन बाय यूज ऑफ नाइट लाइट. और डर और जो अनयूजुअल थॉट्स, उसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? बाय यूज ऑफ नाइट लाइट, नॉट चेंजिंग पोजीशन ऑफ द पेशेंट बेड, एक्सप्लेनिंग एवरी प्रोसीजर एंड इवेंट इन डिटेल, एंड प्रेजेंस ऑफ अ फैमिली मेंबर और क्लोज फ्रेंड. क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर के प्रेजेंस में पेशेंट प्रोटेक्टेड फील करते हैं, तो उनको रखो उनके साथ, है. तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड है. और कुछ पॉइंट्स और है जो हमें रिमेम्बर करना चाहिए. दैट इज यूज ड्रग इफ सिम्टम्स आर मार्क्ड, persistent and cause distress to the patient and family. ड्रग्स हमें उन सिम्टम को ट्रीट करने के लिए यूज करना चाहिए जिससे पेशेंट का जो डिस्ट्रेस है वो कम कर सके. रिड्यूस मेडिकेशंस. ज्यादा ले रहा है तो हो सके उसे कम कर दो, हो सकता है उसकी वजह से स्टेट में हो. ऑक्सीजन इफ साइनोस्ट, अगर हाइपोक्सिया में पेशेंट है तो ऑक्सीजन दो. डेक्सामेथासोन इफ सेरेब्रल ट्यूमर, अगर बहुत ज्यादा ट्यूमर है तो हमें स्टेरॉइड्स देना चाहिए. हैलोपेरिडोल इफ हैलुसिनेशन है और पैरानॉइड. अगर हैलोपेरिडोल है कि तब देना चाहिए जब पेशेंट को बहुत ज्यादा हैलुसिनेशन, मींस ये बोले कि मुझे कुछ भी सुनाई दे रहा है, कुछ खड़ा हुआ, सब वहां पे खड़े हुए मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे भूत दिख रहे हैं मुझे, ऐसी अगर बातें पेशेंट करे तो हैलोपेरिडोल दो, राइट. ट्यूमर है तो स्टेरॉइड दो. ओके. मींस अगर हम डेल्यूरियम के ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो डेल्यूरियम के साथ जो कारण पेशेंट जो सिम्टम शो कर रहा है उसको भी ट्रीट करना चाहिए. तभी तो हो सकता है कि उस कारकों को हम प्रिवेंट करेंगे तो पेशेंट का डेल्यूरियम ऑटोमेटिकली चला जाएगा, है ना. ठीक है. अब कंक्लूजन, फाइनली कंक्लूड करते हैं कि डेल्यूरियम इज कॉमन एंड रिजल्ट्स इन पुअर आउटकम बट कैन बी डिटेक्टेड एंड प्रिवेंटेड. कॉमन है डेल्यूरियम, आप डेली पैलिएटिव सेटिंग में देखते ही होंगे. रिजल्ट इन पुअर आउटकम रहता है, लेकिन डिटेक्ट करके उसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं. इट इज अ मार्कर ऑफ सीरियस डिजीज एंड इट्स केयर एंड अ प्रॉक्सी फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सर्विस. सीरियस है लेकिन प्रॉपर केयर से हम उस क्वालिटी सिम्टम्स को ट्रीट करके क्वालिटी ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंश्योर करके पेशेंट को उस स्टेट से हम हटा सकते हैं. Then a multidisciplinary care pathway approach with systemic screening and systemic intervention is required. अब multidisciplinary मतलब कि हमारे साथ हम एज ए नर्सिंग स्टाफ, एज ए डॉक्टर टीम, पेशेंट का केयर गिवर, सब मिला के सबको एकजुट होके अगर हम पेशेंट के सारे बोलते हैं ना फीचर्स को अगर हम पता करें, सिम्टम्स को पता करें, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं. अर्ली स्क्रीनिंग इज पॉसिबल एंड इट इज ट्रीटेबल, राइट. सो स्पेसिफिक इंटरवेंशंस, उसके लिए स्पेसिफिक इंटरवेंशंस भी चाहिए. रैशनल जितने भी इंटरवेंशंस हमने देखे वो सब कुछ इंक्लूड करना हो सकता है जो पेशेंट सिम्टम्स शो कर रहा है उसके हिसाब से, राइट. एंड इंडिपेंडेंटली एसोसिएटेड विद पुअर आउटकम इंक्लूडिंग डेथ. इंडिपेंडेंटली मींस ये एक डेल्यूरियम की वजह से भी पेशेंट डेथ तक जा सकता है, तो वो भी ध्यान में रखना है. Then inherently distressing, about 40% of the survivors have distressing memories. 40% को बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं दिमाग में जो उनको
डे बाय डे परेशान करती है, तो वो भी कारक हो सकते हैं। देन रिलेटिव्स आर ट्रॉमेटाइज्ड, रिलेटिव्स भी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज, मीन्स डिलीरियम पेशेंट का केयर गिवर से पूछो कि वो मीन्स उस अवस्था में कंटिन्यूस हॉस्पिटलाइज रह रह के वो खुद से ही परेशान हो जाते हैं, है ना, रिलेटिव्स भी परेशान रहते हैं। देन केयरिंग टीम गेट्स डिस्ट्रेस, इवन जो केयरिंग टीम है वो भी डिस्ट्रेस में चला जाता है, मीन्स वो भी ऐसे परेशान हो जाते हैं कि क्या चीज अब फाइंड करेगी पेशेंट का डिलीरियम स्टेट खत्म हो जाए, है ना। सो एक माया एंग्लू ने एक मीन्स कुछ बोलते ना कुछ फ्रेजेस दिया है जिसमें आई हैव लर्न दैट पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। मतलब मैंने ये सीखा है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है, क्या आपने बोला, क्या आपने किया, सब भूल जाते हैं, बट फीलिंग्स रह जाते हैं, है ना। मेरे से अच्छा आप लोगों में अगर कोई शायर हो तो एक्सप्लेन कर सकता है। ये नॉर्मल सी बात है, हम कुछ भी बोले कहे भी लोग भूल जाते हैं, लेकिन बोलते ना एक टच या एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा फीलिंग या जो वर्ड्स अगर हम यूज कर ले पेशेंट के सामने वो हमेशा यादगार बन जाता है, राइट। सो थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया। कोई सो कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम ये हैलोपेरिडोल जो मेडिसिन है वो कितना कितना तक हम टर्मिनली इल पेशेंट को दे सकते हैं? टर्मिनली इल पेशेंट में हम हैलोपेरिडोल ओवरऑल डोज तो 20 mg बोला है, 20 mg से ज्यादा नहीं देना चाहिए, नॉर्मल हो। फिर टर्मिनली इल हो तो वो उनके कंडीशन के ऊपर देखकर ही देते हैं। लाइक अगर टर्मिनली इल है, बिल्कुल ही एंड स्टेज में आ गया है पेशेंट, तो मैक्सिमम मुझे लगता है हैलोपेरिडोल 1.5 के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटा जितना पेशेंट जीवित रहेगा उतना हम यूज करेंगे, राइट। सो ऐसा नहीं है, जैसे कल एक पेशेंट आए थे, सुबह 8:30 को आए थे, हमने हैलोपेरिडोल ऑलमोस्ट 8 mg तक हमने दिया, मिलीग्राम तक। उसके बाद थोड़ी देर बाद दोपहर तक उसको कंटिन्यूस इन्फ्यूशन में कर दिया, है ना। कंटिन्यूस इन्फ्यूशन मतलब 1.5 ml पर आवर के हिसाब से, मीन्स 1 ml पर आवर के हिसाब से हमने देना स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट वो 10 ml खत्म होने से पहले ही पेशेंट एक्सपायर हो गया, है ना। तो हम ऐसे फिक्स्ड डोज तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ एक हैलोपेरिडोल 20 mg से ज्यादा नहीं देना चाहिए। थैंक यू। We have a case presentation today. Case is presented by Sister Noha Murmu. Welcome, Sister, and over to you. Good evening, ma'am. हेलो, गुड इवनिंग। हाँ सुनाई दे रहा। मेरा नाम नोहा मुर्मू है। मैं प्रेम ज्योति कम्युनिटी हॉस्पिटल चंद्रगढ़ से हूँ। मेरा डायग्नोसिस केस प्रेजेंटेशन डिलीरियम टॉपिक है। पेशेंट डिटेल में जाते हैं। एज 30 इयर्स, जेंडर मेल पेशेंट है। डायग्नोसिस डिलीरियम है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वोमिटिंग, फीवर इनटू 1 day, सीजर, टाइटनिंग लिम्स में था। हिस्ट्री ऑफ इलनेस में था, स्टिल ड्रिंकिंग अल्कोहल, सीजर, ऑन लोराजेपाम 2 mg HSOD, ड्रग विड्रॉल था मैम। एग्जामिनेशन में किया था, कॉन्शियस था और ओरिएंटेड था, रिलेवेंट स्पीच, बावल एंड एब्डोमेन, बावल एंड ब्लैडर नॉर्मल, हेड इंजुरी, वाइटल्स आर स्टेबल, CVS नॉर्मल, BP 120/70 mm of Hg, पल्स रेट था 108 पर मिनट, RR था 22 पर मिनट, टेम्परेचर था 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ट्रीटमेंट एंड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेशन सीबीसी में HB था 1.2, लिकोसाइड था 4.4%, प्लेटलेट था 1,80,000, क्रिएट था 0.8 mg per DL, MP नेगेटिव था, सीरम इलेक्ट्रोलाइट था सोडियम 130.4, पोटेशियम 3.62, कैल्शियम था 0.95। फिजिकल एस्पेक्ट्स में स्लीप, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स स्लीप, डिप्रेशन, anxiety, serious disturbance in mental abilities, confused thinking, reduced awareness surrounding, mood change, family member affected, it affected financial also. Medications में था tab lorazepam 2 mg per orally Q6 hourly, tab olanzapine 5 mg HSOD, tab neurobion 4 1 tab OD, tab MSET PRN, tab PCM PRN. Main concern में do not let him alone. Medicine should be continue under observation. Visit hospital for follow up. Summary में a 30 years old male patient come in casualty, complain of fever, vomiting, seizure, get admitted in hospital, treatment given, investigation done, after become stable, patient get discharged. Discussion point में है can delirium can be covered forever, can delirium need for palliative care, how can improve the quality of life for this. तो आप बताइए इस केस को कैसे मैनेज किया था? क्या डिलीरियम कैन बी क्योर्ड फॉरएवर? आपने कहा पेशेंट का डिलीरियम डायग्नोसिस था तो क्योर हुआ था? बताइए। नोहा जी बताइए। हुआ था मैम। ओके, सो कैन डिलीरियम बी क्योर्ड फॉरएवर? बाकी लोग बताइए। डिलीरियम रिवर्सिबल है कि नहीं? यस मैम। नो मैम। नो क्यों? नो क्यों? हमने अभी इतना पूरा डिलीरियम का सेशन सीखा, जिसमें आपने ये सीखा कि नहीं ट्रीट कर सकते हैं। मैम बार बार भी आ सकता है उनको डिलीवरी। ऑफ कोर्स बार बार भी आ सकता है, लेकिन अपने टाइम पे अगर जो सिम्टम्स लेके आए, लाइक ये केस में ही देखो, हाँ इस केस में ही देखो पेशेंट को क्या क्या था। Sleep depression, anxiety, serious disturbance in mental abilities, confused thinking, reduced awareness of surrounding, mood changes, family member भी affect हो गए थे, financially भी affect हो गए थे, है ना? तो sleep depression को हम कम कर सकते हैं। क्या Yes. कारण है स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, अगर वो पता करके उसको ट्रीट करे तो पेशेंट, और ऊपर से हम लोराजिपाम, हैलोपेरिडोल, क्यूटियापिन, बाकी ड्रग्स भी दे रहे हैं ना, तो वो भी तो सिडेटिव ही है, सिडेशन में तो जाएगा ही जाएगा पेशेंट, है ना? तो स्लीप किसी हद तक हम थ्रू फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ट्रीट कर सकते हैं। एंजाइटी ऑटोमेटिकली मिडाजोल सब देख के रिलीव कर सकते हैं। कंफ्यूजन थिंकिंग को ये सारे अगर हम ट्रीट कर लिए तो जो कंफ्यूजन है वो भी ओवरकम हो गया, है ना? और अगर रेड्यूस्ड अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग से अगर हमने ही उनको रूबरू करा दिया तो ऑलरेडी उनका कंफ्यूजन भी खत्म हो गया, सराउंडिंग से अवेयरनेस भी बन गया। तो हम जो इनिशियल सिम्टम्स है उसको फाइंड आउट करके ट्रीट करेंगे तो डिलीरियम स्टेट को हम रिवर्स कर सकते हैं। फिर दोबारा वो डिलीरियम में नहीं जाएगा ये नहीं बोल सकते, लेकिन एट प्रेजेंट जो सिम्टम्स पेशेंट लेके आया है अगर उसको हमने फाइंड आउट करके उस कॉजेटिव फैक्टर को कंप्लीटली हटा दिया
तो पेशेंट डिलीरियम में नहीं जा सकता। लाइक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स भी डिलीरियम में जाते हैं। पोस्ट ऑप पेशेंट को कैसे हम ट्रीट करेंगे? इनिशियली वो आईसीयू के सेटअप को देख के, कोई रिलेटिव आसपास नहीं है देख के, वो थोड़ा सा उनका मेंटल स्टेट कंफ्यूजन में चला जाता है ना, मैं अब पता नहीं खड़ा हो पाऊंगा, उठ पाऊंगा, मेरी सर्जरी पता नहीं कैसी हुई। अगर ये सारी क्वेरीज का अगर हमने निदान कर दिया तो डिलीरियम रहेगा पेशेंट? नहीं रहेगा, है ना। तो बोलते ना, जुकाम आज हुआ तो कल भी हो सकता है, वैसी है नॉर्मली, राइट। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हमने उसके जो फीचर्स है, सिम्टम्स है, अगर उसको फाइंड आउट करके ट्रीट कर दिया तो हम एट प्रेजेंट उस कंडीशन को डील कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, कैन delirium नीड फॉर पैलिएटिव केयर? अब पैलिएटिव केयर में delirium नीडेड है कि नहीं? यस, नीडेड है। क्यों? क्योंकि हमने जितने भी पेशेंट्स हमारे यहाँ टर्मिनली इल हो, या फिर बिकॉज ऑफ डिजीज कंडीशन हो, या फिर बिकॉज ऑफ ड्रग रिलेटेड हो, डिलीरियम में आते हैं। इवन यूरिनरी रिटेंशन, पेन रिलेटेड पेशेंट्स में बहुत ज्यादा डिलीरियम दिखता है। असहनीय पेन है, डिलीरियम में चला गया, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड है पेशेंट, है ना। तो ऐसे अवस्था में भी डिलीरियम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है पैलिएटिव केयर। देन हाउ कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर दिस? कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं? कोई भी बताइए, हाउ कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर दिस? डिलीरियम वाले पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कोई नहीं बोल रहा। मैम उनको ना डे और नाइट का ओरिएंटेशन करा के, या उसका हाँ। फेस वाला चीज उसके सामने रख के, रिलेटिव्स को उनके ओरिएंटेट करा के। ओके, जब क्वालिटी ऑफ लाइफ दिखता है तो हमें क्या चीज हमारे दिमाग में आना चाहिए? क्वालिटी ऑफ लाइफ कब इम्प्रूव होती है? स्पेशली पैलिएटिव सेटिंग में क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या अर्थ हुआ? कब एक पेशेंट को कंप्लीट क्वालिटी ऑफ लाइफ अटेन होती है? अच्छा, सिंपल, आप लोगों की लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर आती है? जो करंट प्रॉब्लम है मैडम वो सॉल्व करती है। ओके, थैंक यू। और अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, क्या आप लोगों की लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्ड है? Yes. बस 2 लोगों की? 3 लोगों का? बस? 4? ओके, बाकी? ओके, चैट बॉक्स में आ रहा है यस मैम। हाँ, अच्छा, तो किस तरीके से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्ड है? क्योंकि मैम हम लोग अपना काम खुद कर सकते हैं, हम सब चीज पता कर सकते हैं, और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कल क्या करेंगे और ओके, क्या। आंसर पे लेके आने के लिए मैं आपसे बोलती हूँ कि हेल्थ के क्या 4 डायमेंशंस कौन कौन से हैं? मैम फिजिकल, मेंटल, spiritual and social। अच्छा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये चारों डायमेंशंस फ्रूटफुल कंप्लीट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस मैम। सिंपल, यही जाना था। पैलिएटिव केयर में आप स्टार्टिंग से लेके अभी तक टोटल केयर के बारे में पढ़ रहे हैं। पेशेंट को टोटल केयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ केयर आप पढ़ रहे हो, है ना। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगी, जब हमने नर्सिंग स्टार्ट किया था, नर्सिंग का डेफिनेशन सीखा था, उसमें हेल्थ का डेफिनेशन हमने सीखा था, है ना, जिसके अंदर चारों डायमेंशन के बारे में बोला है। वही सेम पैलिएटिव केयर में भी बोला है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल सारे डायमेंशंस अगर फुलफिल होंगे तो पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ अटेन कर सकता है कि नहीं? Yes. तो ये चीज आप भूलोगे? आप नहीं। अब नहीं भूलना कभी भी। कुछ नहीं आता तो भी बहुत कुछ आता है। सिंपल सी बात है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कैसे करें? अगर हमने सारे चारों एस्पेक्ट को टच कर लिया, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगा। अब इस केस में पेशेंट फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, साइको सोशल इश्यूज भी बहुत सारे हैं, फिजिकल इश्यूज भी है बिकॉज डिलीरियम स्टेट में है ना। तो अगर हमने फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल सारे एस्पेक्ट्स पे काम कर लिया तो ऑटोमेटिकली हम उस पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। यस मैम। एक ही जन यस मैम, बाकी यस यस मुझे दिख रहा आप लोग कितने लोग यस बोल रहे हैं, इसमें आता है ना, Yes, लिख के ma'am. आता है। तो
सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ सब सुन रहे हैं। ओके ओके देन, उम्मीद है कि आपको आज का सेशन समझ में आया। नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप में डाल सकते हैं। और इम्पोर्टेंट एक अनाउंसमेंट था, आपके असाइनमेंट्स 4 असाइनमेंट्स अभी भी ओपन है, वो प्लीज आप कंप्लीट करिएगा जितनी जल्दी हो सके। बाकी 2 जो है पेंडिंग वाले उसको भी ओपन कर देंगे, तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा ग्रुप में। तो इमीडिएटली आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कीजिए, बिकॉज अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। अब ऑलमोस्ट ये 2 या 3 क्लासेस रह गए हैं, है ना। May 30 को कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो, या आप सेशन बाय सेशन एक बार वीडियोस देखिए और नोट्स पढ़िए। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट हो, आप ग्रुप में एक बार पूछ सकते हैं। एक बार नहीं, हाँ कितनी भी बार पूछ सकते हैं, आपका उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके मैम नोट्स हाँ। कैसे मिलेगा? लिंक